नमस्कार, करेंटनोमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज हम बात करेंगे राजस्थान की खनिज यानी मिनरल्स ऑफ राजस्थान के पार्ट 3 के ऊपर। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल करेंटनोमिक्स पर जाइए और वहां पर आप राजस्थान ज्योग्राफी विद मैपिंग की सीरीज है, उसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को जो है वो डिटेल में देख सकते हैं। यदि आप नहीं जुड़े हैं अभी तक हमसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, तो जल्दी से करेंटनोमिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने शुरू किया था सिलेबस, यानी आरएस मेंस का प्री का क्या सिलेबस है। उसके बाद हमने बहुत डिटेल में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स को जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, अब आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत की, क्योंकि हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पेट्रोलियम तक जो है वो डिटेल में बात कर चुके हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत की। सबसे पहले अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत होता क्या है? हाँ जी, कोई बताएगा? देखिए, ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका कम समय में ही पुनः नवीनीकरण कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बायोमास, वो क्या होते हैं? अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। यस, सौर ऊर्जा का क्या है? सूर्य हमें कितनी सारी ऊर्जा देता है, तो उसको हम दोबारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही अपरंपरागत ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त शक्ति है। इस ऊर्जा को ऊष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाना ही क्या कहलाता है? सौर ऊर्जा। घरों, कारों और वायुयानों में इसका प्रयोग होता है। ऊर्जा का यह रूप जो है बहुत ही साफ और प्रदूषण रहित होता है यानी इससे जो है वो प्रदूषण नहीं फैलता। ठीक है, इसीलिए आपको पता है कि अब सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सरकार कह रही है और हमें सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है सोलर पैनल लगाने के लिए कई प्रकार की सब्सिडी भी दी जा रही है। आपको पता होगा सरकार के द्वारा कुसुम योजना भी शुरू की गई है। ठीक है, तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर उसे प्रयोग करने के लिए सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है। सोलर पैनलों में सोलर सेल होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को प्रयोग करने लायक बनाते हैं। ये कई तरह के होते हैं, जैसे पानी गर्म करने वाले सोलर पैनल, बिजली पहुंचाने वाले सोलर पैनलों से भिन्न होते हैं। तो सौर ऊर्जा आपको समझ में आया कि सौर ऊर्जा है क्या? देखिए, उसके बाद हम देख लेते हैं कि राजस्थान में प्रमुख सौर ऊर्जा कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं। सबसे पहला है सीज यानी सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में। ठीक है, इसके बाद दूसरा है सोलर पार्क कार्यक्रम, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तो पहले वाले हैं ही। इसके साथ साथ बीकानेर। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड हो गया? बीकानेर। बड़ला राज्य जो है, बड़ला जो कि जोधपुर में है, वो राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क है। सोलर सिटी कार्यक्रम तीसरा सौर ऊर्जा कार्यक्रम है जो कि राजस्थान में चलाया जा रहा है। ये राज्य के 6 प्रमुख शहरों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करता है, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। ये तो 3 है ही जो कि जहाँ पर सोलर पार्क कार्यक्रम भी है और सीज भी चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ बीकानेर सोलर पार्क कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसमें जो और 2 जुड़ गए हैं वो अजमेर और जयपुर। ठीक है, तो आप समझ पाए कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने सौर ऊर्जा कार्यक्रम राजस्थान में चल रहे हैं? 3। और राजस्थान में जो है वो सौर ऊर्जा को लेकर बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। इन तीनों को आपको याद रखना है। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि नया गांव, सांगानेर और ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो कि आबू रोड में है, ये तीनों जो हैं वो उन्होंने सोलर सिटी कार्यक्रम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। ठीक है, वहाँ पे सौर ऊर्जा को लेकर बहुत अच्छा काम जो है चल रहा है। इनफैक्ट आश्रम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर खाना बनाने से लेकर हर चीज़ की जो मशीनें हैं, लाइट इत्यादि, वो सब सौर ऊर्जा से जो है प्राप्त होती हैं। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। इसका आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना। वायु में पता है क्या है? चलती रहती है, तो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी हम इसे बहुत जल्दी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर की मदद से किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। और राजस्थान में सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो राजस्थान में, तो इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर न केवल हमें अन्य प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, बल्कि यदि नवीनीकरण खनिज की यदि हम बात करें, खनिज ऊर्जा की बात करें, तो उनकी संभावनाएं भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है,
प्रमुख पवन जो ऊर्जा योजना राजस्थान में है चल रही हैं, सबसे पहली जो चलाई गई थी वो जैसलमेर में अमर सागर में चलाई गई थी 1998 के बाद। उसके बाद प्रतापगढ़, जैसलमेर, सोडा बांधन, फतेहगढ़ जैसलमेर में, हर्ष पर्वत सीकर में, देवगढ़, प्रतापगढ़ इत्यादि में भी पवन ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, भाई एक आध एग्जाम्पल दीजिए कहाँ पर पवन ऊर्जाएं जो है चल रही है, या पवन ऊर्जा में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो इसके आंसर जो है वो आराम से आप दे सकते हैं। अगला है बायोमास। देखो बायोमास है क्या? जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ बायोमास कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर जीवों से क्या मतलब है? यहाँ पर जीव से आशय पौधों से है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जाता है या इनके विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि गन्ने की खोई है, धान की भूसी है, अनुपयोगी लकड़ी है, सरसों है। और आपको पता है राजस्थान तो सरसों का, मतलब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का 40 से 45% जो सरसों है वो कहाँ पर होता है? उसका उत्पादन राजस्थान में होता है। तो राजस्थान में सरसों से बायोमास की संभावनाएं अत्यधिक हैं, है ना। तो इसके कारण जो है वो बायोमास से ऊर्जा स्रोत के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है बायोमास का उपयोग किया जा सकता है। प्रमुख बायोमास परियोजनाएं जो राजस्थान में चलाई जा रही हैं वो पदमपुर श्रीगंगानगर में पहली थी जो कि 2004 में चली। इसके बाद खेड़ली अलवर में, अजमेर में, बालोतरा बाड़मेर में, कोटपुतली जयपुर में, रंगपुर कोटा में और देवरी टोंक में प्रमुख बायोमास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कि राजस्थान की ऊर्जा खपत को पूरा करने में कहीं ना कहीं बहुत ही उपयोगी साबित हुई हैं। और इसको इस तरीके से उपयोग किया जाए और लगातार इसके उपयोग को बढ़ाया जाए तो प्रदूषण की जो समस्या है, क्योंकि अन्य प्रकार से जब हम जैव ईंधनों से इत्यादि से जब हम इस्तेमाल करके विद्युत ऊर्जा इत्यादि बनाते हैं तो हमें प्रदूषण का बहुत अधिक सामना करना पड़ता है। तो इससे जो है प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल के रूप में भी ये क्या करेगा? बायोमास तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है या इस पूरे सिलेबस में एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका बचा है एयर कंजर्वेशंस या माइंस कहाँ कहाँ पर जो हैं उनको लेकर, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद इस सिलेबस की एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस कर ली। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम जो है पूरा जवाब दे सकते हैं। पहला है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम यानी राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 27 सितंबर 1979 को की गई थी, लेकिन 20 फरवरी 2003 को इसका विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कर दिया गया। अब कौन सी संस्था है? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। ठीक है, अब है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो ये राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइंस के लिए काम कर रही है। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर क्वेश्चन जो है आपके क्योंकि खनिज को लेकर हो गया ना, अवैध खनिज को लेकर जो है वो न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा जो है बनी हुई है, न्यूज़पेपर काफ़ी चर्चा का बिंदु जो है ये बना हुआ है। तो आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सी जो है संस्था है जो कि इसके लिए काम कर रही है, तो इंटरव्यू का हुआ। और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस होते हैं मतलब प्री और मेंस के, तो वहाँ पर ये सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के नाम से की गई थी और 1974 में इसका नाम राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, समझ पाए आप? तो पहले ये क्या था, 1948 में ही हो गया था, लेकिन ये बीकानेर जिप्सम लिमिटेड था। 1974 से ये राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के रूप में काम कर रहा है और 2003 में इसमें जो है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को भी मिला दिया गया है। इसके प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य उदयपुर की झामरकोटदा में रॉक फास्फेट का कार्य करती है। ये गिरल बाड़मेर में 125 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की स्थापना इसके द्वारा की गई है। जैसलमेर के बड़ा बाग में 106.3 मेगावाट की विद्युत इकाई की स्थापना इसके द्वारा की गई है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड व राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर द्वारा 425 करोड़ रुपए की लागत से चित्तौड़गढ़ में राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के डीएपी खाद का कारखाना भी इसके अंतर्गत क्या हुआ है, लगाया गया। तो इस प्रकार के जो कार्य है इसके द्वारा वर्तमान में भी किए जा रहे हैं। अगला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तो आप स्टार लगा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका गठन जो है वो अभी हुआ है। इसको हमने अपने करंट अफेयर्स की जो राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिए। तो ये भी आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
है। ठीक है, अब इसके गठन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था खनिज संसाधनों और उनके अन्वेषण के नियोजित विकास के लिए। देखिए, जितने भी मिनरल्स हैं उनका अन्वेषण करना है। ठीक है, उनकी खोज करनी, उनकी तलाश करनी, उसके नियोजित विकास के लिए एक विज़न और मिशन तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। संसाधन की विस्तृत खोज और परख के लिए भी एक मास्टर प्लान जो है इसके द्वारा, इस न्यास मतलब ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के द्वारा जो है वो डेवलप किया जाएगा। संभावित खनिज संसाधनों को खोजने और उन्नत वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रथाओं को अपनाते हुए उनके सतत विकास के लिए भूभौतिकीय, जमीनी और हवाई सर्वेक्षण की सुविधा भी ये प्रदान करेगा। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य 3 है कि खनिज जो राजस्थान जो खनिजों का अजायब घर है उसमें राजस्थान कैसे तरक्की करे, उसका क्या विज़न हो, क्या मिशन हो, उसके लिए क्या मास्टर प्लान बने, इसके साथ साथ उसके विकास के लिए जिन भी लोगों को जोड़ा जा सकता है, हवाई सर्वेक्षण किया जाता है, उन सब की सुविधा जो है ट्रस्ट प्रदान करेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट में खान और पेट्रोलियम मंत्री की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय शासी निकाय जो है उसको भी डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देख पाए कि क्या डेवलप किया गया है। ट्रस्ट में खान एवं पेट्रोलियम मंत्री की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय शासकीय निकाय भी होगा, जो इन सब चीज़ों को देखेगा कि सब चीज़ अच्छे से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही। इसके अलावा इसका और कार्य क्या होगा? ट्रस्ट खनिज विश्लेषण और अयस्कों के परीक्षण, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के खनिज उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों, प्रयोगशालाओं आदि द्वारा प्रस्तुत चट्टानों और खनिज नमूनों की अशुद्धियों की पहचान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का कार्य करेगा। तो ये इसका मुख्य कार्य होगा। तो समझ पाए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका गठन एक तो अभी किया गया है, यानी अगस्त 2020 में इसका जो है गठन किया गया है। ठीक है, और ये क्या कार्य करेगा वो भी यहाँ पर डिस्कस है। इससे पहले जो खनिज नीति राजस्थान में आई है उसको भी देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है वहाँ से आ जाते हैं। हम बात करेंगे राजस्थान खनिज नीति की। राजस्थान की खनिज नीति इससे पहले 5 जून 2015 को आई है। अभी हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा नई नीति के गठन की बात भी कही जा रही है। खनिज नीति 2015 में अवैध खनन पर सजा जो है 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तथा जुर्माना 25,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा जो है की गई है। इसके साथ ही अवैध खनन करने वालों से 15 गुना रॉयल्टी वसूली के प्रावधान नई नीति के लिए खनिज नीति 2015 के तहत खनन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सेटलमेंट कमेटी के गठन का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। हालांकि इस नीति में भी जो है लगातार कुछ ना कुछ जो है वो संशोधन जो है वो हुए हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु यदि हम देखते हैं तो प्रदेश का माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खनन को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार रोकने, कामकाज के सरलीकरण और अवैध खनन की रोकथाम के लिए नई पॉलिसी लाएगी और नए पॉलिसी का जो प्रारूप बनाने के लिए 5 लोगों की कमेटी को ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इसके अंतर्गत दी गई है। हालांकि इस नीति में लगातार संशोधन और बदलाव किए गए हैं। 2017 में भी किए गए, 2018 में, 2019 में भी किए गए हैं और 2020 में भी नियमों में संशोधन किया गया है। ऐसे में अब दोबारा से खनिज से जुड़ी नई नीति जो है 2020 में बनने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि 2020 या 2021 तक तो नई खनिज नीति जो है आ ही जाएगी। लेकिन इससे पहले जो खनिज नीति आई थी राजस्थान में 2015 में आई है, तो इसको भी हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया है। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि राज्य की खनिज नीति 2015 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, या देश में किन खनिजों का राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, या राजस्थान का देश की कुल खनिज मूल्य में कितना योगदान है, वो कौन सा स्थान रखता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमने सारे पहलुओं को यहाँ पर टच किया है। फिर भी यदि आपकी कुछ सुझाव हैं तो आप हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।